नक्सली हथियार डालने जा रहे हैं, लेकिन ये सरेंडर आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा सरेंडर है। अगर आप भारत के इतिहास की बात करें तो ये सबसे बड़ा सरेंडर है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये इतनी बड़ी खबर है क्यों या क्या होने वाला है। तो देखिए, आतंक का अंत तय है, सबसे बड़ा सरेंडर है। बीजापुर में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। 158 नक्सलियों के साथ नक्सली रूपेश सरेंडर कर रहा है। और इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि नक्सली लीडर रूपेश के साथ ये 158 नक्सली जो सरेंडर करेंगे ये वर्दीधारी हैं। इसके साथ साथ ये ऑटोमेटिक हथियारों से लैस हैं। और रूपेश माड़ डिवीजन में सक्रिय था। जो हम बता रहे थे आपको कि इसके बाद ये माना जा रहा है कि जो माड़ डिवीजन है वो करीब करीब खाली हो जाएगी। हाल ही में कोई एक मीटिंग हुई थी जिसमें इसे सेंट्रल कमेटी का सदस्य प्रमोट कर दिया गया था और इसका पद बढ़ाया गया था, लेकिन इसके बाद इसने अपनी टीम के साथ सरेंडर करने का मन बना लिया, अपने हथियार डालने का मन बना लिया। ऑटोमेटिक हथियारों के साथ नक्सली आए हैं जब इन्होंने इंद्रावती नदी पार की। और जो तस्वीरें विकास तिवारी हमारे सहयोगी ने दिखाई आपको, आप देखिए उनके पास AK-47 थे, उनके पास SLR थी, उनके पास इंसास थे, कार्बाइन जैसे हथियार शामिल थे। भरमार बंदूकें भी थी जो निचले कैडर की तरफ के पास होंगी, लेकिन वो हथियार आप देखिए कि कितने बड़े स्तर पर हथियार है। और ये हथियार वो हथियार हैं जो उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों से झड़प के दौरान छीने थे, लूटे थे। नक्सलियों में कई महिलाएं और खासतौर पर युवतियां भी शामिल थीं और आपने देखा उनके पास बंदूकें थी। वो तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि कैसे कम उम्र के नक्सली भी हमको वहां पर नजर आए और कैसे वो संगठन में भर्ती होते हैं, ये भी आप जानते ही हैं। और सोनू दादा के बाद सबसे बड़े नक्सली का ये सरेंडर होने जा रहा है जिसका नाम है रूपेश। और वो अपनी टीम के साथ सरेंडर कर रहा है। देश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। तो ग्राफिक्स में हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं इसके बाद कुछ बयान भी आए हैं। और जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान है, तो अमित शाह ने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। विजय शर्मा ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ बताते हैं आपको कि इस मामले में और क्या अहम बयान आए हैं। तो देखिए, अमित शाह ने कहा आज 170 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कल 27 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। अमित शाह ने सरेंडर पर कहा कि महाराष्ट्र में 61 नक्सली मुख्य धारा में लौट आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। ये एक पोस्ट किया था अमित शाह ने, उसमें उन्होंने तमाम बातें कही कि जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनका स्वागत है। इससे पहले अमित शाह कह चुके हैं कि रेड कारपेट बिछाया जाएगा। ये अमित शाह ने कहा। इसके अलावा विजय शर्मा डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा सरेंडर करने वाले नक्सलियों का हम स्वागत करेंगे, लाल कालीन बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। ये विजय शर्मा ने वही बात कही है जो अमित शाह ने कही थी। सभी नक्सली मुख्य धारा में वापस लौट आए, सरकार की अपील है और यह अपील लगातार जारी है। बस्तर की जनता लाल आतंक नहीं चाहती है, विजय शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि जगदलपुर में ही समर्पण की घोषणा होगी, यानी कि बीजापुर के जगदलपुर में ही जिला मुख्यालय है। सीएम साय की मौजूदगी में रूपेश सरेंडर कर सकता है। कल यह सरेंडर होगा। सरेंडर से पहले पुलिस महकमे की तैयारी दिखी, पूरी तरह से सुरक्षा दिखाई दी हमें वहां पर जहां पर इंद्रावती के बाद उन्होंने पार किया था। तो ये हमने आपको बताया कि अमित शाह ने क्या कहा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस बहुत बड़ी खबर पर हमारे साथ वो जुड़कर जानकारी दे रहे हैं। मेरे साथ विकास जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मेरे साथ नीलेश, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहले मैं विकास के पास जा रहा हूं। विकास, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, मुझे जरा ये बताइए कि अब सरेंडर को लेकर क्या बात हो रही है। नक्सली कह रहे हैं हम हथियार डालने वाले हैं, क्या बात हुई है, कल किस वक्त होगा, जगदलपुर में ही होगा, सीएम साय कब पहुंचेंगे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई विकास? देखिए, बस्तराजी सुंदरराज पी ने एक मैसेज सर्कुलेट करवाया जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि बहुत ही ऐतिहासिक समर्पण बस्तर में पहली दफे होगा, क्योंकि इस तरह का इसके पहले कई समर्पण हुए हैं, लेकिन ये जो समर्पण है जिसमें एक सेंट्रल का सदस्य होगा, साथ में 2 एसजेडसी स्तर के और साथ ही साथ जो कांकेर से, जो कल कांकेर में जो माओवादियां हैं लगभग 60 की संख्या में, उन्हें भी यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष समर्पण करवाया जाएगा। और इसकी समय जो है जगदलपुर के पुलिस लाइन में 11 बजे की रखी गई है। तो कल सुबह मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जगदलपुर पहुंच चुके हैं, तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और लगातार निगरानी रखे हुए हैं। और जो माओवादी हैं जो समर्पण करने वाले हैं, जो ऐतिहासिक आंकड़ा है 158 लोगों का, जिनके साथ आज हम सुबह से मौजूद थे और उनके साथ ही हमने इंद्रावती नदी को पार करके हम भी वापस लौटे हैं। इस दौरान हमने उनसे भी बातचीत की, तो उन्हें भी बाकायदा 4 बसों में बैठाकर इंद्रावती नदी के किनारे से जगदलपुर तक लाया गया है। कुछ ही देर में वो जगदलपुर मुख्यालय भी पहुंचने वाले हैं और तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक है। और जब से माओवाद है कारण में 4 दशक से,
मुझे लगता है कि समर्पण की कई जानकारियां पुलिस ने साझा की, लेकिन ये आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि इसके पहले जो माओवादी समर्पण करते थे उनके पास में ना हथियार हुआ करते थे, और कई बार वो अगर हथियार लेकर आते भी थे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है बस्तर में जब एसआरपी कल्लूरी आईजी थे तब उनके सामने एक एसएलआर राइफल के साथ एक किरण नामक माओवादी ने समर्पण किया था। उसके बाद से कोई भी माओवादी ऑटोमेटिक वेपन लेकर नहीं आया। लेकिन आपको हमने जो तस्वीरें दिखाई उन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से AK-47, एसएलआर, इंसास, कार्बाइन और यूबीजे लॉन्चर जैसे ऑटोमेटिक वेपन के साथ और तमाम वॉकी टॉकी के साथ माओवादियों ने समर्पण किया है। और उन्होंने सिर्फ समर्पण नहीं किया है, रुपेश ने लंबी बातचीत भी की और उसमें उन्होंने एक अपील भी किया है अपने उन साथियों से जो अभी भी समर्पण नहीं कर रहे हैं, जिसमें हिडमा या फिर देवजी और इस तरह के जो कई नाम हैं, उनको भी उन्होंने इस बात की तरफ में संकेत दिया है कि अब हथियार लेकर लड़ने का समय नहीं है, लड़ना है जनता के लिए तो संविधान और कानून के साथ मिलकर लड़ना है, और अब वो समय नहीं है। उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि वो उनके समर्पण करने के पीछे की परिस्थितियों को समझें और ज्यादा बेहतर होगा कि वो भी लौट कर आए, क्योंकि माओवाद संगठन की सबसे पहली नीति है कि खुद को बचाकर ही आंदोलन करना है। और अभी का समय ऐसा है कि जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, माओवादी अपने शीर्ष नेता बसवराज को नहीं बचा पा रहे हैं, चलपति मॉडर्न बालकृष्ण जैसे सेंट्रल कमेटी के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। तो ऐसे में खुद को बचाने का एकमात्र रास्ता है कि आप हथियार त्याग दें और संविधान पे भरोसा करके वापस लौटना है। एक बड़ा मैसेज रुपेश ने देने की कोशिश की है मैसेज के माध्यम से, और एक बड़ा समर्पण, ऐतिहासिक समर्पण बस्तर के नाम होगा जी। नीलेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनके पास इस वक्त जा रहा हूं। नीलेश, मुझे जरा एक बात बताइए कि ये जो एक टेक्निकल चीज आ रही है कि हम हथियार डालेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे नक्सलियों की तरफ से, हालांकि ये उनका पक्ष है, तो क्या इसका मतलब वो छत्तीसगढ़ की जो सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ नहीं चाहते, या इस सूरत में क्या उन्हें वो लाभ नहीं मिलेगा? क्या कागजी बिल्कुल सरेंडर जब जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करने पर ही वो लाभ मिलता है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, जो बातें आ रही हैं वो एक तरह से वैचारिक बात है कि हम आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। हम अपनी जो लड़ाई है जिसको लेकर इतने सालों तक जंगल में घूमते रहे, जंगल में लड़ाई लड़ते रहे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं और संवैधानिक तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि हथियार छोड़कर संविधान का जो अपना तरीका है, विरोध पर प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक तरीके से और अब मांगों को रखना या जो भी प्रक्रियाएं हैं। देखिएगा, कुछ दिन पहले विजय शर्मा का भी एक बयान आया था, जो डिप्टी सीएम है और गृह मंत्री भी हैं, जब कल जो सरेंडर हुआ है भूपति का, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि हम हथियार छोड़कर आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तब शांति वार्ता की बात थी। उस समय भी विजय शर्मा ने खुद ये बात कही थी कि अपनी बात रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीका है, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़कर सरकार बनाइए और सत्ता में बैठिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से बैठिए। यानी कि अभी जो बात रुपेश ने कही है, जिस विकास जी से जो बातचीत हुई उनकी, तो उसमें जो वो बात कर रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, जनता की लड़ाई की बात कर रहे थे, जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे लेकिन संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, और जब संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे तो उनको उन सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा, जो सरकार सरेंडर पॉलिसी के तहत बाकी लोगों को दे रही है। अब सबसे बड़ी बात इसमें आसिफ यही है कि जो 3 मांगों की बात हो रही है, जिसको मानने की बात का दावा कर रहे हैं संगठन के लोग, हालांकि सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई पक्ष नहीं आया है, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ी बात है कि वो डीआरजी का हिस्सा नहीं होना चाहते, यानी कि वो हथियार नहीं उठाना चाहते, वो किसी भी दूसरे काम में लग सकते हैं लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की सरेंडर पॉलिसी में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन उसमें क्लॉज कुछ शामिल किए गए थे जिसका जो बातचीत में जरूर रखी गई होगी सरेंडर से पहले, जैसा विकास जी भी क्लियर करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बात जरूर रखी गई होगी कि उसमें एक बात ये थी कि अगर कोई आप सरेंडर करते हैं और जितने भी आपके ऊपर पुराने केसेस दर्ज हैं, जो अलग अलग घटनाओं को जिसमें इन्होंने अंजाम दिया है, अगर उसको भी हटवाना है, वो केसेस न चले, तो आपको माओवाद विरोधी जो अभियान चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, उसमें सहयोग करना होगा, उसका हिस्सा बनना होगा। तो यानी कि सहयोग करने के लिए क्या किया जा सकता है, डीआरजी की एक प्रक्रिया है जिसमें वो उसमें शामिल होते हैं। तो यही एक बड़ी शर्त जिसकी बात सामने आ रही है कि ये कही गई है संगठन की ओर से, जो लोग जो समर्पण कर रहे हैं उनके नेताओं की ओर से, कि हम डीआरजी का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसके बावजूद हमारे ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उसको हटाया जाए, यानी कि वो क्लॉज को हटाया जाए।
सरकार, जैसा कि माओवाद संगठन के नेता कह रहे हैं कि वो उनकी बात मान ली है, हालांकि अब इस पर क्या स्पष्ट होगा कल पता चल जाएगा। नहीं, उसमें तो नीलेश हम तभी भरोसा करेंगे जब हमें सरकार की तरफ से वर्जन मिलेगा या हमें वहां से आधिकारिक जानकारी मिलेगी कि सरकार क्या कह रही है, कि किसने क्या माना है कि नहीं माना है। मैं इस पर लौटता हूं। विकास, आपसे मेरा एक सवाल है। विकास, कितना दबाव महसूस कर रहे होंगे इस वक्त हिड़मा या बाकी नक्सली जो अभी सीसी मेंबर या पोलित ब्यूरो के पद पर हैं, जो इतने बड़े स्तर पर हैं, तब जबकि मार डिवीजन खाली हो गया रूपेश के बाद, तब जबकि 6 अति नक्सल प्रभावित जिलों में से छत्तीसगढ़ में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय कहता है कि 3 रह गए, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा। देखिए, माओवादियों का जो मध्य भारत का जो हिस्सा है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण डिवीजन है मार डिवीजन, क्योंकि मार डिवीजन को आप ऐसे समझें कि 5000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है, इस इलाके में माओवादियों के शीर्ष नेता काफी लंबे सालों समय से अपने आप को सुरक्षित रखते थे और इसी मार डिवीजन में बैठकर पूरे माओवादी नेता पूरे देश में जहां जहां भी माओवाद था उसके लिए रीति नीति निर्धारित किया करते थे, यहीं से सारे संगठन को संचालित किया करते थे। तो आप उससे मार डिवीजन की उसकी महत्वपूर्णता को समझिए, उसकी विशेषता को समझिए और उसकी उपयोगिता को समझिए। और ऐसे में अगर आपका ब्रेन वाला इलाका पूरी तरह से खाली हो जाए तो हिड़मा जो है वो निश्चित ही तौर पर माओवाद संगठन का राइट हैंड है, राइट हैंड जिससे कि वो कोई भी युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन जो ब्रेन है, जहां से उसे संचालित किया जाता है, वो इलाका अगर पूरी तरह से खाली है तो निश्चित ही तौर पर एक शरीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो संगठन को पैरालिसिस हो जाने जैसा या हाँ बिल्कुल, आपका थिंक टैंक अगर ध्वस्त हो गया है तो फिर आपकी जो एग्जीक्यूशन कमेटी है उसको भी कितनी दिक्कतें आने वाली समझा जा सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आतंक का अंत बहुत नजदीक दिख रहा है। जो तारीख तय की गई है, लगता है कि उस तारीख से पहले ही शायद ये एक जो संकल्प है उसे पूरा कर लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका नीलेश और विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश और विकास मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमें जानकारी दे रहे थे। और ये देश के इतिहास का, हम कह रहे हैं कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर होने वाला है और उसमें सबसे बड़ी कवरेज एनडीटीवी पर जारी। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।